करते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, सुपर कीवर्ड एंड इनकैप्सुलेशन से। तो पहले हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है। सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग? Calling one constructor inside the another constructor is called constructor chaining. Constructor chaining means one constructor call another constructor. The main purpose is avoid writing the same code again, reuse constructor code, initialize object properly. ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग होता क्या है। सपोज आपने एक क्लास बनाया है, क्लास बना लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप इस स्टूडेंट क्लास में आपने दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, आईडी और नेम, ठीक है। ये दो आपने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए। मैंने आपको कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में बताया था कि आप दो तरीके के ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो, एक जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आप सपोज आपने उस स्टूडेंट क्लास में एक जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ठीक है। फिर एक आपने जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आपने हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर दिया। अब आपने जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इसी जो हमारे जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग कह देते हैं। जब हम लोग एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो वो एक चेन क्रिएट करता है और इस चेन को हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं। इसका सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि हम लोग को एक कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सपोज करो जब आपने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो क्या आपने दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू 101 लिखा? नहीं। आपने दिस डॉट नेम इज इक्वल टू आदित्य लिखा? नहीं। आपने ये सब नहीं किया तो आपका वो सारा जो ये इस कोड है जो रीयूज हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो गया। तो दो तरीके का कंस्ट्रक्टर चेनिंग होता है। एक कंस्ट्रक्टर चेनिंग विद इन द सेम क्लास होता है। जब हम लोग एक ही क्लास के अंदर इस कंस्ट्रक्टर चेनिंग को करते हैं तो वो हो गया कंस्ट्रक्टर चेनिंग विद इन द सेम क्लास। और इसको हम लोग ये पॉसिबल कैसे होता है, ये हमारा पॉसिबल हो पाता है दिस कॉलिंग स्टेटमेंट से। अब ये जो है वो आपका दिस कीवर्ड अलग हो गया और दिस कॉलिंग स्टेटमेंट अलग हो गया। इसको हम लोग दिस कॉलिंग स्टेटमेंट कहते हैं क्योंकि इसके बाद में हमारा दो ये लगा हुआ है, ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इसलिए इसको दिस कॉलिंग स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। और दिस कीवर्ड अलग होता है। दिस कॉलिंग स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग से डिलीट होता है और दिस कीवर्ड हमारा एक ऑब्जेक्ट का जो मैंने आपको बताया था कि दिस कीवर्ड क्या होता है कि वो आपका जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है और ये दोनों डिफरेंट होता है। तो आप दोनों को कंफ्यूज ना होए। दिस कॉलिंग स्टेटमेंट में आपका ये ब्रैकेट हमेशा आपको मिलेगा, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग होने वाला है, ठीक है। और इसको हम लोग दिस कॉलिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, दिस कीवर्ड नहीं बोलते हैं। ये दिस कॉलिंग स्टेटमेंट हो गया। दिस कॉलिंग स्टेटमेंट इज यूज टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल ही ले लिया है, एक एग्जांपल कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि जीरो पैरामीटराइज है। फिर हमने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने एक यहाँ पे इंट एक्स पैरामीटर ले लिया है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में एक हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो क्रिएट हो जाता है मेमोरी में और उसका कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता है, इसलिए वो एनोनिमस होता है। क्योंकि वो क्रिएट तो हो गया, वो स्पेस तो ले रहा है, बट आप उस स्पेस को यूज़ कभी कर पाओगे नहीं। तो जब हमने एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है तो ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा एग्जांपल है ये हमारा जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ये यहाँ पे हमारा आएगा। फिर हमारा यहाँ पे आने के बाद हमारा पहला लाइन ऑफ कोड देखेगा दिस ऑफ 10, मतलब हमने यहाँ पे इंटीजर पास किया है। तो ये दिस ऑफ 10 मैंने आपको बताया था कि दिस कॉलिंग स्टेटमेंट से आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग परफॉर्म करते हो। दैट मीन्स ये दिस ऑफ 10 मतलब हमारा एम्प्लॉय इंट ऑफ एक्स वाले कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर रहा है, तो ये यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आने के बाद पहला लाइन हमारे इस कंस्ट्रक्टर का क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये 10 दे देगा और उसके बाद ये यहाँ पे
ओवर हो गया इसका स्कोप। फिर ये वापस से यहाँ पर रिटर्न करेगा और उसके बाद ये प्रिंट कर देगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हालांकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये ज़ीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 10 और फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आप फ्लो समझो, पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। एनोनिमस ऑब्जेक्ट के बाद वो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे पास जाने के बाद वो उसका पहला लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, दिस ऑफ 10। इसके पहले लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो ये जब उस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, तो वहाँ पे वो ये उसका पहला लाइन प्रिंट करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और अगर उसके बाद कुछ नहीं है तो वो वापस से तुम्हारा बैक टू द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा। अगर उसके बाद ये हमारा और कोई कोड नहीं है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने दिस ऑफ 10 को इस system.out.println के बाद लिख दिया तो क्या होगा। तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ये हमारा कंपाइल टाइम एरर क्यों देगा उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। सपोज आपने जब एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसका पहला काम क्या होगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास आना होगा। इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास आने के बाद वो अगर ये प्रिंट कर दिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो प्रिंट कर दिया, तो यहीं पे हमारा उसका काम ख़त्म हो जाएगा। हमने जो हमारे एनोनिमस जो है ऑब्जेक्ट का काम इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका अपना इसी स्कोप तक देखेगा। इसके बाहर वाले से उसको क्या लेना देना है, तो वो दिस ऑफ 10 के पास पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग करते हैं तो हमारा जो दिस कॉलिंग स्टेटमेंट और जो सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट होगा तो वो फर्स्ट लाइन टू बी एग्जीक्यूट होगा। वो हमेशा पहला लाइन होगा हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर जिसको एग्जीक्यूट करना होगा। ये हमारा सबसे पहला रूल है कंस्ट्रक्टर चेनिंग का, ठीक है। सपोज टू कंस्ट्रक्टर हैव ऑलमोस्ट द सेम कोड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड ट्वाइस वी कॉल वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर, दिस सेव द टाइम एंड रिड्यूस डुप्लीकेट कोड। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था स्टूडेंट वाले में कि अब हम लोग अगर स्टूडेंट हमारा एक क्लास है उसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल है आईडी एंड नेम, तो अगर हमारा दोनों कंस्ट्रक्टर को सेम काम कर रहा है तो हम लोग उस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट क्यों करेंगे, हम लोग डायरेक्ट उसको दिस कॉलिंग स्टेटमेंट के थ्रू कॉल कर लेंगे, क्योंकि इससे हमारा ये स्पेस भी बचता है और हम लोग का टाइम भी सेव होता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड ट्वाइस वी कॉल वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द अनदर। अब टाइप 2 क्या होता है हमारा, कंस्ट्रक्टर चेनिंग बिटवीन डिफरेंट क्लास। जैसे कि मैंने आपको ये इनहेरिटेंस में बताया था कि हमारा ये एक क्लास इनहेरिट करता है दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को, हमारा ये सब क्लास जो है इनहेरिट करेगा सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को, तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे ये बेटे के अंदर बाप का सारा गुण आता है, तो मतलब जो सन है वो इनहेरिट कर रहा है अपने फादर के प्रॉपर्टीज़ को, तो उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं इन लेमैन टर्म्स में मैं आपको समझाऊँ तो। अब सपोज हमने अपना पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ठीक है। अब उस कंस्ट्रक्टर को हम लोग चाहे तो अपने चाइल्ड क्लास में इनिशियल ये कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस, मतलब उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम लोग ये चेन कर रहे हैं हमारे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर से, तो वो हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। ओके, सो सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। और हम लोग सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट से हमेशा अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, ना कि सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को। अगर सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा तो दिस कॉलिंग स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, लेकिन ये जब हम लोग को पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट को कॉल करेंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, एक हमारा पेरेंट क्लास है और यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया है। फिर उसके बाद हमारा चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है, वो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके हमने पेरेंट को इनहेरिट कर लिया है। अब हमारे पेरेंट क्लास का सारा प्रॉपर्टी, सारा बिहेवियर जो है हमारे चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में हमारा पहला लाइन क्या है, सुपर कंस्ट्रक्टर है, सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने एक लाइन लिखा हुआ है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट करते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट चाइल्ड का।
तो यहाँ पे जैसे ही हमने न्यू चाइल्ड क्रिएट किया तो ये चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के पास जाने के बाद ये पहला लाइन देखेगा सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट। तो जब ये पहला लाइन देखेगा सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट, तो वो तुरंत ही पैरेंट क्लास के पास जाएगा और पैरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा नॉन पैरामीटराइज, उस कंस्ट्रक्टर को वो कॉल कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि सुपर क्लास में हमेशा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। अगर हम यहाँ पे 10 लिखते और हमारे पेरेंट में कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो इंट वेरिएबल जिसका पैरामीटर एक्सेप्ट करता, तो वो उस पैरामीटर को कॉल कर देता, वो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है पेरेंट क्लास में, तो वो हमारा सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट के थ्रू जा करके इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और जब कॉल करेगा तो उसका पहला लाइन हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर। फिर ये लाइन हमारा कंप्लीट, वो उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो वापस आएगा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर पे और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के बाद नेक्स्ट लाइन वो क्या प्रिंट करेगा, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। उसके बाद इसका भी काम ओवर हो जाएगा। अब हमारा फ्लो, हमने सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट को ही फर्स्ट लाइन में क्यों लिखा है। अब आप एक चीज समझो कि जो बच्चे होते हैं वे हमेशा माँ बाप के थ्रू जन्म लेते हैं। बिना माँ बाप के क्या आप बच्चों को जन्म दे सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से अगर हमारा सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट अगर इस लाइन के बाद में होता तो हम लोग क्या कह रहे होते कि पहले जाओ भाई, तुम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया चाइल्ड, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद तुम अपना काम कर लो, उसके बाद तुम जाकर के अपना सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट के थ्रू जाकर के अपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। पेरेंट हमेशा पहले क्रिएट होगा, तब जाकर के चाइल्ड क्रिएट होगा। पेरेंट हमेशा पहले इनिशियलाइज होगा। पेरेंट के जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो हमेशा पहले इनिशियलाइज होंगे, तब जाकर के चाइल्ड के इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे। ठीक है, तो अब चलो फ्लो देखते हैं इसका हम लोग। पहले हमने एक एनोनिमस चाइल्ड क्रिएट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के पास गया, फिर वो सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट के थ्रू वो पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास जाता है, फिर उसके बाद वो प्रिंट करेगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद वो वापस से आ जाएगा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर पे और प्रिंट करेगा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। So why do we use super calling statement when a child object is created? Java first initialize the parent class। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब भी हमारा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जावा सबसे पहला क्या करेगा कि उसके माँ बाप को इनिशियलाइज करेगा पहले। तो पहले माँ बाप को इनिशियलाइज करेगा तब जा करके बच्चे को क्रिएट होगा। ठीक है, तब होगा, पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे का बाप है ये। ठीक है, बिना बाप का कोई बच्चा होगा ही नहीं, इसीलिए ये मैं आपको लेमन टर्म में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए हम लोग इसको सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट कहते हैं। तो रूल्स क्या है कंस्ट्रक्टर चेनिंग का, दिस कॉलिंग स्टेटमेंट एंड सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर। हमेशा ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर ये हमारा सेकंड लाइन हो गया तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक है, एक रूल 2 क्या है, ए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट कॉल इटसेल्फ। जो कंस्ट्रक्टर है वो खुद को कॉल नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किया उसने तो वो हमारा एक इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा, जिसके बाद हम लोग को अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा। सो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि हम लोग का जो कंस्ट्रक्टर है वो दूसरे कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, खुद को कॉल नहीं कर सकता है। करेगा तो वो इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। रूल 3 क्या है, ए कंस्ट्रक्टर कैन यूज आइदर दिस कॉलिंग स्टेटमेंट और सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट बट नॉट बोथ। तो जब भी हमारा कोई कंस्ट्रक्टर होगा तो वो चाहे तो दिस कॉलिंग स्टेटमेंट को कॉल करेगा या फिर सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट को, पर दोनों को कॉल एक साथ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल नंबर 1 में ही बताया था कि दिस कॉलिंग स्टेटमेंट एंड सुपर कॉलिंग मस्ट ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर। चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 4, इफ ए class has n constructor then only n-1 constructor calling statements are possible। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि सपोज अगर हमारे पास 4 कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो अब हम लोग, मैंने आपको क्या बताया था कि एक कंस्ट्रक्टर खुद को कॉल नहीं कर सकता है, जो कि हमारा रूल नंबर 2 है, एक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट कॉल इटसेल्फ। अगर वो खुद को कॉल करेगा तो वो एक इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप मुझे बताइए कि अगर 4 कंस्ट्रक्टर है तो कितने कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास 4 कंस्ट्रक्टर हैं तो n-1 कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट पॉसिबल है। दैट मीन्स 3
और इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर दो कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर 1 कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल कर सकता है, दैट मीन्स एक कंस्ट्रक्टर पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर 2 कंस्ट्रक्टर 3 को कॉल कर सकता है, कंस्ट्रक्टर 3 किसी और कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर हम लोग समझते हैं 3 कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, 1 2 3 कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो 1 जो है 2 को कॉल करेगा, 2 जो है 3 को कॉल करेगा, पर 3 किसी और को कॉल नहीं कर सकता और ना ही खुद को कॉल कर सकता है। तो हमारे पास कितने कॉलिंग स्टेटमेंट हुए? 2 कॉलिंग स्टेटमेंट हुए। तो इफ ए क्लास हैज n constructor then only n-1 constructor calling statement are possible। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन दिस कॉलिंग स्टेटमेंट एंड सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट। तो दिस कॉलिंग स्टेटमेंट जैसा मैंने आपको बताया था कि वो हमारा सेम क्लास में होता है, कॉल्स अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास, और सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट हमारा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, कॉल्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, फिर इसमें दूसरा हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा? यूज्ड इनसाइड द सेम क्लास। सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया कि ये हमारा सेम क्लास के अंदर ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम लोग को इनहेरिटेंस परफॉर्म करना पड़ेगा, विदाउट इनहेरिटेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दैट। तीसरा हमारा क्या है? रीयूज कंस्ट्रक्टर कोड, ये हमारा कंस्ट्रक्टर के कोड को रीयूज कर सकता है। चौथा क्या ये, और इसका सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट का क्या करता है कि इनिशियलाइज करता है पेरेंट क्लास को। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि अगर हमारा चाइल्ड क्लास, हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद वो सबसे पहला काम क्या करेगा? वो पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद वो चाइल्ड क्लास को इनिशियलाइज करेगा। बिना बाप के कोई भी बच्चे नहीं हो सकते हैं, वही एग्जांपल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, और ये भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर का होगा। दोनों एक साथ हम लोग उसको लिख नहीं सकते, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट रूल बताया था आपको कि दिस कॉलिंग स्टेटमेंट एंड सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। मे बी यहाँ तक कुछ लोगों को ये वीडियो एक्साइटिंग लग रहा होगा और कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा। तो जिन लोगों को भी ये वीडियो बोरिंग लग रहा है, तो मैं उसको एक्साइटिंग बनाने के लिए मैं आपको एक माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को वो पसंद आए। ये मेरा एक नया ट्राई है मेरे वीडियो को और एंगेजिंग बनाने का। अगर आपको मेरे ये ट्राई पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 10 राजन्य युद्ध के बारे में बताने वाला हूँ। आज से हजारों साल पहले का समय था। भारत की पवित्र धरती पर वेदों की रचना हो रही थी। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद ही एकमात्र वेद है जिसमें एक वास्तविक युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध को 10 राजन्य युद्ध कहते हैं, यानी 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। उस समय भारत के शक्तिशाली राजा थे राजा सुदास। उनके राजपुरोहित पहले महर्षि विश्वामित्र थे। बाद में राजा सुदास ने उनकी जगह महर्षि वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित बना दिया। इसके बाद विश्वामित्र और सुदास के संबंध काफी कठिन हो गए। उसी समय कई अन्य राजा और जनजातियां भी सुदास के विरोध में खड़ी हो गई। विश्वामित्र ने माफी चाहूंगा आप लोगों को यहाँ रोकने के लिए। अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है कि युद्ध किसने जीता, फिर हमारे महर्षि विश्वामित्र के साथ क्या हुआ, उन्होंने आगे जाके क्या क्या किया, तो आप कृपया करके हमारे YouTube के शॉर्ट्स सेक्शन में जाकर के इसे पूरा वीडियो देख सकते हैं। और आपको अगर ये शॉर्ट्स अच्छा लगे तो आप इस शॉर्ट्स को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे की पढ़ाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सुपर कीवर्ड क्या होता है। अभी हमने दिस कीवर्ड देखा था। दिस कीवर्ड मैंने जो आपको बताया था कि
जब हमारा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है दिस कीवर्ड, दिस कॉलिंग स्टेटमेंट क्या हो गया कि जब हमारा सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा ये उसी क्लास में, तो हम लोग दिस कॉलिंग स्टेटमेंट उसको कहते हैं। फिर हमने सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट देख लिया कि जब हमारा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, तो उसको सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो सुपर कीवर्ड इज ए कीवर्ड दैट रेफर्स टू द पेरेंट क्लास। जैसा कि सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट करता है कि वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रेफर करता है, उसी तरीके से सुपर कीवर्ड जो होता है वो हमारा पेरेंट क्लास को रेफर करता है। जैसे हम लोग दिस कीवर्ड के यूज से हम लोग अपना सारे जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड को कॉल करते थे, उसी तरीके से हम लोग सुपर कीवर्ड के यूज से हम लोग सारे अपने पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड को कॉल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इनसाइड द चाइल्ड क्लास। ये सबसे बड़ा इसका है कि वो चाइल्ड क्लास के ही अंदर यूज होगा। यूजिंग सुपर वी कैन एक्सेस पेरेंट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट मेथड, पेरेंट वेरिएबल। पेरेंट कंस्ट्रक्टर मतलब सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट के थ्रू, पेरेंट मेथड एंड वेरिएबल सुपर कीवर्ड के थ्रू। अब जैसे ये हम लोग अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो गया तो सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट के थ्रू तो कर लिया। अब हम लोग को जब कोई वेरिएबल या फिर मेथड को कॉल करना होगा तो कैसे करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास बनाया, उसके अंदर एक हमारा इंस्टेंस मेथड हो गया डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले के अंदर हमने एक लाइन अपना लिखा है पेरेंट मेथड, ठीक है। फिर हमने चाइल्ड बनाया और वो इनहेरिट कर रहा है हमारे पेरेंट के सारे इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड को, ठीक है। चाइल्ड जो है उसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर आ गया हमारे पेरेंट का। तो जब हमने एक मेथड क्रिएट किया है वॉइड डिस्प्ले, उसके अंदर जब सुपर डॉट डिस्प्ले सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे तो हम लोग इस सुपर कीवर्ड के हेल्प से पेरेंट के डिस्प्ले मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आप ये ओवरराइडिंग से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसे शो नाम दे देता हूँ इस मेथड को। अब इस शो मेथड के अंदर हमने सुपर कीवर्ड के यूज से इस डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये अब हमारा पेरेंट क्लास के डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है। उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं चाइल्ड मेथड। तो जब हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके चाइल्ड को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सी डॉट शो को कॉल करेंगे, शो मेथड को कॉल करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, शो मेथड के पास जाएगा हमारा ये कंपाइलर शो मेथड के पास जाने के बाद वो सबसे पहला लाइन देखेगा क्या है, सुपर डॉट डिस्प्ले है। तो मतलब अब हमारा पेरेंट क्लास के डिस्प्ले मेथड के पास ये जाने को बोल रहा है, तो पेरेंट क्लास के डिस्प्ले मेथड के पास जाएगा। उसके बाद हमारा पहला लाइन देखेगा क्या है, पेरेंट मेथड को प्रिंट करना है। ये प्रिंट करना है हम लोग को पेरेंट मेथड, तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा, आउटपुट में पेरेंट मेथड दे देगा। उसके बाद देखेगा उसके बाद कोई और काम उसको करना है तो नहीं, इस डिस्प्ले मेथड का काम खत्म हो गया, तो वो अब वापस रिटर्न हो जाएगा इस शो मेथड के पास, बोलेगा कि लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। फिर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, लाइन नंबर 2 पर आएगा। लाइन नंबर 2 में क्या है, चाइल्ड मेथड को प्रिंट करना है। तो अब ये शो मेथड के अंदर जो हमारा चाइल्ड मेथड को प्रिंट करेगा, ठीक है, वो चाइल्ड मेथड प्रिंट करेगा। उसके बाद देखेगा कोई और काम तो नहीं है, बोलेगा कि नहीं और कोई काम नहीं है, ये शो मेथड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और ये उसके बाद मेन मेथड बंद हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, पेरेंट मेथड और चाइल्ड मेथड। अब हम लोग अपने एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट वेरिएबल को भी उसी तरीके से। अगर हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है पेरेंट क्लास के अंदर इंट x इज इक्वल टू 100, और चाइल्ड के अंदर भी चाइल्ड के अंदर हम लोग पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं, तो हम लोग सुपर डॉट एक्स करेंगे तो हमारा वही 100 को वो शो करेगा जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल पेरेंट के अंदर क्रिएट किया था। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। सुपर कीवर्ड के यूज से हम लोग पेरेंट क्लास के मेथड एंड वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग को इनहेरिटेंस परफॉर्म करना पड़ेगा। विदाउट परफॉर्मिंग एन इनहेरिटेंस, इफ यू आर ट्राइंग टू कॉल द मेथड एंड वेरिएबल्स, दे विल नॉट वर्क। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि जब हम लोग वेरिएबल और मेथड को एक सिंगल एंटिटी में रैप करते हैं, एक सिंगल एंटिटी में उसको बांध देते हैं, वो इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग डाटा मेंबर्स जिसको बोलते हैं। डाटा मेंबर्स का मतलब और कुछ नहीं, वेरिएबल होता है। रैपिंग द वेरिएबल एंड मेथड इनटू वन क्लास
तो उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल समझो कि आपके पास सपोज़ व्हाट्सएप है, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हो, ठीक है? किसी को भी टेक्स्ट करते हो तो आप सिंपली जो है सेंड बटन को प्रेस करते हो, राइट? तो आपको पता है कि उस सेंड बटन को लिखने ये उस सेंड बटन वो काम कैसे कर रहा है? नहीं, आपको वो चीज़ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आपको हम ये वो सारा चीज़ हिडन रहता है, वो सारा चीज़ डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। हम लोग वो सारे वो हमारा उसको वेरिएबल और मेथड को इस तरीके से रैप करके हम लोग उसको क्रिएट करते हैं कि डायरेक्टली वो अपना काम मैसेज सेंड कर देता है, ठीक है? अब इससे हमारा होता क्या है कि हम लोग हाइड करते हैं अपना ये डायरेक्ट एक्सेस को, ताकि कोई भी उस उस सेंड बटन का काम क्या है, मैसेज भेजना। उसको चेंज करके कोई कैमरा एक्सेस करने ना लगे या फिर माइक्रोफ़ोन एक्सेस करने का काम ना करवा दे। तो इस चीज़ को हाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनकैप्सुलेशन को, ताकि कोई भी काम क जो भी हम लोग क्रिएट किया है कोड को, वो उस तरीके से एज़ इट इज़ काम करे। कोई भी थर्ड पर्सन उसको हैक करके हमारे कोड को चेंज ना कर पाए। एनकैप्सुलेशन से हम लोग को प्राइवेसी मिलता है, समझे? तो एनकैप्सुलेशन का काम क्या होता है, हाइड द डाटा फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सेस। कोई भी बाहर वाला आदमी उसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए तो उसको हाइड करने के लिए एनकैप्सुलेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जब बाहर वाला एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो तुमको भी एक्सेस इतना ईज़िली नहीं मिल पाएगा, तो तुमको एक्सेस करना होगा अगर अपने वेरिएबल और मेथड को, तो तुमको गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। गेटर और सेटर मेथड क्या होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। पहले हम लोग देखते हैं जावा बीन क्लास क्या है, ठीक है? जावा बीन क्लास जो होता है वो परफेक्ट एग्ज़ाम्पल होता है एनकैप्सुलेशन का। अब आप ये मत समझना कि जावा बीन क्लास का मतलब एनकैप्सुलेशन होता है, नहीं। वो एनकैप्सुलेशन का परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। If your interviewer is asking, "Give me the perfect example of the encapsulation," you need to say Java Bean class is the perfect example of the encapsulation, ठीक है? आपको ये नहीं बोलना है कि जावा बीन क्लासेस एंड एनकैप्सुलेशन इज़ लाइक वो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, वो एग्ज़ाम्पल है एनकैप्सुलेशन का, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं जावा बीन क्लास को क्रिएट करने का रूल क्या होता है। तो पहला रूल क्या है कि क्लास को हमेशा पब्लिक होना पड़ेगा, ठीक है? और क्लास हमेशा मस्ट बी नॉन एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब हमारा क्या होता है, जो हमारा कॉन्क्रीट क्लास होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के क्लास होते हैं, एक कॉन्क्रीट क्लास होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, ठीक है? मैंने इनहेरिटेंस वाले में बताया था आपको ये चीज़। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेज़ेंट होते हैं, और कॉन्क्रीट क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ-साथ कॉन्क्रीट मेथड भी प्रेज़ेंट होंगे, बट हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और हमारा कॉन्क्रीट क्लास क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्क्रीट मेथड होंगे, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेज़ेंट नहीं होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि हमारा क्लास हमेशा नॉन एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब कॉन्क्रीट क्लास होना चाहिए। और वेरिएबल जो होगा हमेशा हमेशा वेरिएबल जो होगा हमारा प्राइवेट होगा। अब जब हमारा वेरिएबल प्राइवेट है, तो मैंने प्राइवेट के बारे में आपको बताया था कि अगर हम लोग किसी भी क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स या फिर प्राइवेट मेथड क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। वो क्लास के बाहर किसी अदर क्लास में एक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो जब अगर हम लोग अपने वेरिएबल को प्राइवेट बना रहे हैं, तो हम लोग उसको बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो बाहर कहीं भी एक्सेस करने के लिए हम लोग को गेटर और सेटर मेथड बनाना पड़ेगा अपने वेरिएबल के लिए, ठीक है? तो वेरिएबल मस्ट बी प्राइवेट, एंड if we are making our variable private, then we must need to create getter and setter method for that. हमारा वेरिएबल का यही हम लोग getter और setter method बनाते हैं। फिर हमारा फिफ्थ क्या है, मस्ट हैव पब्लिक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। हमारा पब्लिक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक है? इट इज़ रिकमेंडेड टू इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। और हमारा सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है, तो ये बोल रहा है कि जो जावा बीन है वो रिकमेंड करता है इम्प्लीमेंट करने के लिए सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। अब एग्जांपल देखते हैं जावा बीन क्लास का। हमने एक क्लास बनाया स्टूडेंट, ठीक है? वो इम्प्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल को। जैसे कि सीरियलाइजेबल क्या हो गया, इंटरफेस। इंटरफेस को
जब भी हम लोग को इनहेरिट करना होता है तो हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ये स्टूडेंट है वो हमारा सीरियलाइजेबल को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा हमारा तीसरा रूल क्या है, देखो वेरिएबल मस्ट बी प्राइवेट। तो हमारा देखो दो वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है एज और नेम, ये दोनों हमारा प्राइवेट है। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ देखो क्या है, मस्ट हैव ए पब्लिक न्यू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो हमारा कोई भी ये जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसपे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, हमने क्रिएट कर दिया है। मस्ट हैव पब्लिक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर भले ही हमने कुछ भी नहीं लिखा हो, इसके अंदर इस ये कंस्ट्रक्टर का हम लोग कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी पीस ऑफ कोड नहीं है, बट जावा बीन क्लास के लिए हम लोग को ये बनाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे वेरिएबल के लिए हम लोग को गेटर और सेटर मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। गेटर एंड सेटर मेथड मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो चलो हम लोग गेटर और सेटर मेथड बनाते हैं। जब भी हम लोग सेटर मेथड बनाएंगे तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए, और जब भी गेटर मेथड बनाएंगे तो उसका रिटर्न टाइप हमेशा इंट हो, मतलब उसका रिटर्न टाइप हमारे वेरिएबल जो हम लोग वेरिएबल क्रिएट किए जिसके लिए एज हमारा किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल है, तो उसका रिटर्न टाइप भी गेटर का रिटर्न टाइप भी इंट होगा। अब देखो हमारा स्ट्रिंग नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो इसका रिटर्न टाइप, इसका जो गेट मेथड का रिटर्न टाइप भी होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो आप देखो गेट मेथड का रिटर्न टाइप भी होगा स्ट्रिंग होगा। और ये हमारा जो हम लोग कोई भी गेट और सेट मेथड क्रिएट करेंगे तो हम लोग गेट उसके आगे जरूर लिखेंगे, गेट एंड सेट जरूर लिखेंगे, ताकि ये हमारा नेमिंग ये मतलब ये एक अच्छा माना जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही ये सेट एज और गेट एज इसी तरीके से लिखना है, बट ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये इससे हमारा कोड मोर रीडेबल होता है। इससे हम लोग को ये जब भी कोई भी देखता है कोड को तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसने जो है यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है जो कि प्राइवेट है, तो उस इंस्टेंस वेरिएबल के लिए सेटर और गेटर मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा परफेक्ट एग्जांपल हो गया जावा बीन क्लास का, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सीरियलाइजेबल को भी ये इम्प्लीमेंट किया है, और जो सीरियलाइजेबल हम होता है इंटरफेस जो होता है वो हमारा java.io पैकेज के अंदर होता है, इसलिए उसको हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो lang पैकेज के अंदर होता, java.lang पैकेज के अंदर होता, तो हम लोग को उसको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल लिख सकते थे। लेकिन वो हमारा java.io के अंदर है तो इसलिए हमने उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे सीरियलाइजेबल होता क्या है, तो ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, अभी आप ये नहीं जान सकते हो। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है सीरियलाइजेबल, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो चलो सेटर मेथड देखते हैं। सेटर मेथड इज यूज टू स्टोर और अपडेट द डाटा। तो सेटर मेथड का काम क्या होता है बेसिकली, कि हमारे डाटा को स्टोर करना या फिर अपडेट करना। स्टोर करना इनसाइड, अगर हम लोग अपने सेम क्लास के अंदर सेटर मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट अगर हम लोग सेटर मेथड को हमारे क्लास के बाहर यूज़ करेंगे तो हम लोग डाटा को अपडेट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको आपको लेमन टर्म में समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बाहर में उसको अपडेट करने के लिए ही यूज़ करते हैं, बाहर से भी हम लोग उसको सेट कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बस वो समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है गेटर मेथड। गेटर मेथड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, डाटा को रीड करना। जो भी हमने सेटर मेथड के थ्रू अपने डाटा में स्टोर किया है उसको गेटर मेथड के हेल्प से हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, वाई डू वी मेक वेरिएबल प्राइवेट। तो हम लोग वेरिएबल को प्राइवेट ही क्यों बनाते हैं भाई। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेटिंग, ये जो हमारा सेंड बटन है व्हाट्सएप का, कोई उसके काम को चेंज ना कर पाए, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको ये मतलब उतना रेस्ट्रिक्टेड बनाते हैं कि अगर कोई भी सेंड बटन के काम को चेंज करके किसी और से रिप्लेस कर देगा तो क्या फ़ायदा भाई। हम ये हमारा कोड तो हैक हो गया, हमारा वेबसाइट तो हैक हो गया। तो इसको हैकिंग से बचने के लिए हम लोग अपने उसको प्राइवेट रखते हैं। तो वही है प्राइवेट इंट एज, हमने इसलिए बनाया था वेरिएबल को प्राइवेट, सो नो वन कैन राइट, कोई भी बाहर का व्यक्ति उसको राइट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू -10 ऐसे करके लिख नहीं सकता है। अब उसके जगह पे उसको क्या करना पड़ेगा, सेटर मेथड का यूज करना पड़ेगा, student.setAge of 20,
ठीक है, इनसाइड दिस सेटर वी कैन चेक वेदर द वैल्यू इज वैलिड और नॉट। ठीक है, अब सेटर मेथड के हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वैल्यू वैलिड है या नहीं। अब देखो, सपोज आपने कोई भी कोड लिखा है, ठीक है, आप सबको पता है कि भाई कोड, अब सब कोई भी वेबसाइट का कोड लिख रहा है और पब्लिश कर रहा है, दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ प्राइवेसी तो मेंटेन की होगी। अब वो प्राइवेसी ब्रीच ना होने के लिए, ठीक है, अब कोई भी ये हैकर क्या करते हैं, वो लोग तुक्का मारते हैं, ठीक है, हिट एंड थ्रो मेथड करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, सॉरी, कि अगर तुक्का लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो मुझे, अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एज की जगह -10 दे दिया, ठीक है, जस्ट ट्रायल करने के लिए -10 दे दिया, तो ये हमारा सेटर मेथड के अंदर आएगा। सेटर मेथड के अंदर चेक करेगा एज का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है या नहीं। तो देखेगा कि -10 है भाई, एज का वैल्यू बड़ा है ही नहीं, तो भाई ये इनवैलिड वैल्यूज हो गया। ठीक है, तो वो इनवैलिड वैल्यू को वो स्टोर नहीं कर पाएगा और वही हमारा +10 रहेगा। वो देखे कि हाँ भाई, एज से बड़ा है तो एज का वैल्यू +10 कर दो। ठीक है, तो हमारे हर कोड को लिखने के पीछे हम लोग को अपना वैलिडेशन लिखना पड़ता है, जिससे कि कोई भी हैकर उसको ईज़िली हैक ना कर पाए। ठीक है, अब एडवांटेज क्या होता है एनकैप्सुलेशन का? तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मैंने आपको बताया था, डाटा सिक्योरिटी के लिए, कि कोई भी उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, डाटा वैलिडेशन के लिए, वी कैन चेक वेदर द डाटा इज़ वैलिड बिफोर स्टोरिंग इट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने सेटर मेथड का यूज़ करके वाइड ये स्टूडेंट डॉट सेटेज में -10 डाला, तो अब वो सेटेज का ये सेटेज मेथड में जाएगा और सेटेज मेथड में देखेगा कि हाँ भाई, एज का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए तभी एज स्टोर होगा। ये अगर नहीं है एज का वैल्यू 0 से बड़ा, तो वो स्टोर नहीं होगा। वही पॉइंट है कि वो डाटा को, ये वैलिडिटी को चेक करता है इसको स्टोर करने से पहले, कि समझे, कि स्टोर करने से पहले वो चेक करेगा कि डाटा वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो स्टोर करेगा, नहीं वैलिड है तो स्टोर नहीं करेगा। तीसरा क्या है, बेटर रीडेबिलिटी, द कोड बिकम क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब इससे हमारा, आप यही एग्जांपल देखो कितना इजी है इसको समझना, कि हमने एक पब्लिक क्लास स्टूडेंट बनाया है, स्टूडेंट क्लास बनाया है जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब हमारा इसी से हमें पता चल गया कि अगर ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन परफॉर्म हो रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे ये प्राइवेट वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे और उसके नीचे ही हम आएंगे तो देखेंगे कि हाँ भाई, हमारे पास 2 प्राइवेट वेरिएबल प्रेजेंट है, एज और नेम नाम से। अब जब हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल प्रेजेंट है तो हम श्योर हैं कि मेरे पास एक ये इनके लिए गेटर और सेटर मेथड भी होगा, और गेटर और सेटर मेथड भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा कोड के रीडेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए भी ये हमारा एक बड़ा एडवांटेज है कि बेटर रीडेबिलिटी, द कोड बिकम क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और हम लोग को समझने में भी इजी हो जाता है कोड को। ठीक है, चौथा क्या है, इजी मेंटेनेंस, इफ वी नीड टू चेंज द इंटरनल लॉजिक वी कैन ओनली अपडेट द गेटर और सेटर मेथड, अदर क्लास डू नॉट नीड एनी चेंजेस। अब अगर हम लोग को अपने लॉजिक में कुछ इंटरनल लॉजिक में चेंज करना होगा तो हम लोग डायरेक्टली भाई गेटर और सेटर मेथड के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली उसको चेंज कर लेंगे। पूरे क्लास को हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐज को अपडेट करना होगा, तो भाई मुझे नेम को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है मुझे। जैसे कि सपोज़ हमने एक बनाया है, ऐज और नेम वेरिएबल बना दिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। फिर उसके अंदर आईडी और ऐज और नेम हमने लोकल वेरिएबल क्रिएट कर दिया, फिर दिस डॉट आईडी इज़ इक्वल्स टू आईडी कर दिया, दिस डॉट नेम इज़ इक्वल्स टू नेम कर दिया। तो जब भी अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमारे उस ये हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम लोग को उसके पैरामीटर में हमेशा इस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। अगर हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐज को चेंज करना है, तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐज को ही चेंज करेंगे, हम लोग को नेम को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इससे हम, और इसके बाद हमारा इससे सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, बेटर कंट्रोल मिलता है। क्योंकि जो ये गेटर, अगर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोज़ हमारा काम इस क्लास, अगर हमने कोई भी क्लास स्टूडेंट बनाया सपोज़, और इस क्लास का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ रीड करना है डाटा को, इस क्लास के डाटा को सिर्फ़ हमें रीड ही करना है, तो हम लोग सिर्फ़ रीड मेथड बनाएँगे, जैसे कि गेटर मेथड बनाएँगे। अगर हमारा कोई क्लास एम्प्लॉयी है और इसके डाटा को हम लोग को सेट करना होगा खुद से, तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ सेटर मेथड बनाएँगे, गेटर मेथड बनाएँगे ही नहीं।
और जब अगर हमारे कोई एक क्लास डिपार्टमेंट हो गया, उसके अंदर हम लोग को रीड और राइट दोनों करना है, तो हम लोग गेटर और सेटर दोनों बनाएँगे। तो ये हमारा हमें बेटर कंट्रोल देता है कि हम लोग अपने क्लास को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।